जब मैंने यूपीएससी का अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो क्योंकि फ़िलॉसफी मेरा विषय था यूपीएससी में, तो उसमें एक स्वाभाविक सा सवाल ये होता है कि आपको कौन सी फ़िलॉसफी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो तैयारी करते हुए मैंने खूब सोचा कि मैं इस सवाल के जवाब में क्या जवाब दूंगा। वेस्टर्न फ़िलॉसफी में कई फ़िलॉसफर्स मुझे प्रिय रहे। कांट एक बड़ा अच्छा फ़िलॉसफर है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम बोल दूंगा हमेशा आराम से। पर फिर सोचा कि अगर पूछेंगे कि इंडियन फ़िलॉसफी में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सारी फ़िलॉसफी ध्यान से देखा कि जिस पर मैं तसल्ली के साथ, कन्विक्शन के साथ बात कर सकूं। और अंत में मैंने उत्तर तैयार किया कि पूछेंगे तो बोलूँगा जैन दर्शन। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं जैन समाज के बीच में हूँ, ये मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव सा आंसर था। ये अलग बात है कि वहाँ ये सवाल पूछा ही नहीं गया तो बात हुई ही नहीं। लेकिन मेरे पास उस तैयारी के दौरान कई सवालों के जवाब आए कि मैंने ये क्यों ऐसा सोचा, मैंने ऐसा क्यों कहने की कोशिश की, किस टॉपिक पर बात करनी है, इसमें दुविधा थी। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ, मेरा रोज़गार ही बोलना है, बोलता ही हूँ, और अक्सर जो मैं क्लास लेता हूँ वो करीब 7 से 8 घंटे की होती है, उसमें कोई ब्रेक भी नहीं होता है। तो जब उन्होंने कहा कि सर 1 घंटा बोलना होगा, पानी वानी पी लीजिए, तो मैं उन्हें कहना चाह रहा था कि 1 घंटा तो हमारे ट्राई बॉल खेलने की तरह है। मैच तो शुरू उसके बाद होता है हमारा। तो मेरी चुनौती ये नहीं होती कि मैं 1 घंटा क्या बोलूँ, चुनौती ये होती कि 1 घंटे में कैसे ख़त्म करूँ। और दूसरा, हम लोग इतना फोकस्ड हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में कि जब मुझसे कोई कहते हैं कि आप किसी भी विषय में बोल दीजिए, तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने इनसे बहुत निवेदन किया उस दिन। मैंने कहा आप मुझे कोई टॉपिक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो टॉपिक आपका मन करे, किसी विषय का दे दीजिए, पर दे दीजिए मुझे कोई टॉपिक। मैंने 10 साल पहले कहीं लिखा था फेसबुक पे, तब मैं फेसबुक पे एक्टिव था, तो नहीं हूँ, कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज़ ज़रूर उसमें शामिल करूँगा, और वो है उसका क्षमा वाणी पर्व। वो इसलिए करूँगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज़्यादा है। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये। और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो कहेंगे मैं कर दूँगा, आप बताइए क्या करना है। बोले कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा एकदम आ जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस इथिक्स से बात करें, कि थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें, जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं, और कोई ख़ास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ बातें अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है, और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहें उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाए, ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ऐसे सिर पे झटका सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं, कि मैं आपको
रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उनको कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहाँ से ये बात करना शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास से सबसे मुश्किल समय है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान है। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी ज़िंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है, आप उसमें 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही। आज के ही अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा। फिर मुझे ध्यान है कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक AI स्टार्टअप की फाउंडर थी, CEO थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो भी जेल में है। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ऐसी ये घटना में कबीरदास का इतिहास हम पढ़ते हैं। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलोर में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं। 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से क्योंकि साथ में थी, उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस वक्त कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटना है, 14 साल का बच्चा है सिर्फ।